दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मुही इन्फो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे इस वीडियो में इसराइल के कुछ हैरान किन बातों के बारे में। 14 मई 1948 को इसराइल अलग देश बना था। ये यहूदियों का एक वाहिद एक मुल्क है। देश है यहूदी लंबे समय से अपने लिए अलग देश की मांग कर रहे थे। 1917 में ब्रिटिश विदेश सचिव ने एक चिट्ठी लिखी जिसमें फ़िलिस्तीनी इलाके में यहूदी के लिए राष्ट्रीय घर बनाने की बात कही थी। जब से लेकर आज तक इसराइल एक वाहिद मुल्क बना हुआ है यहूदियों के लिए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों आप सभी को हैरानी होगी कि इस मुल्क की आबादी 1 करोड़ से भी कम है और यहाँ पर रात के वक्त सफ़ेद और येलो लाइट पर पाबंदी है जो कि रात के वक्त बंद कर दी जाती है। लेकिन दोस्तों सबसे कम वक्त में इस मुल्क ने ज़्यादा तरक्की की और ये दुनिया का सुपर पावर मुल्क बनकर उभरा। 1948 के बाद बना इस मुल्क ने काफ़ी तरक्की की मुआशी आर्थिक तौर पर। दोस्तों आपको बता दें कि इसराइल की मजहबी और कौमी ज़बान अब्राहमी है। दोस्तों आपको बता दूं कि इसके पड़ोसी मुल्क अरब मुल्क है जिसमें इजिप्ट, फ़लस्तीन और साथ ही साथ जॉर्डन, सीरिया है। दोस्तों आपको बता दें कि ये सुपर पावर और अपने आयरन डोम की वजह से और अपनी एक सैन्य ताकत की वजह से जाना जाता है, जिसकी वजह से वो सबसे ज़्यादा डिफेंस सिस्टम में मजबूत है। इसकी मोसाद जो कि एक मिलिट्री की एक डिफेंसिंग सिस्टम है वो काफ़ी मजबूत है दुनिया के एतबार से। दोस्तों इसने अरब मुल्कों पर काफ़ी अपनी वर्चस्व रखा है। को ये जानकर हैरानी होगी कि ये कौम अपने यहूदी भाइयों के लिए किसी भी मुल्क में यहूदी हो तो उन्हें नेशनलिटी पहले ही दे देती है अगर वो यहूदी है। और दूसरी बात आपको बताते चले कि दुनिया के कई हॉस्पिटल में एक भी यहूदी डॉक्टर्स नहीं है, जहाँ तक कि हर मुल्क से कहीं न कहीं दूसरे मुल्कों में डॉक्टर्स होते लेकिन यहूदी नहीं है। दोस्तों आपको इसकी एक बड़ी वजह ये है कि ये लोग इन्वेस्ट करने में ज़्यादा वर्चस्व रखते हैं और उसमें अपने आप को, अपने देश को, अपने मुल्क को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। और दोस्तों आप सभी ने सुना होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी औरत जो काम करे उसी तरह के असरात बच्चे के अंदर आते हैं। लेकिन यहाँ की जो औरतें होती है प्रेगनेंसी के दौरान ये मैथ और साइंस की किताबें पढ़ती है दोस्तों, क्योंकि इनका मानना है कि अगर इस तरह से पढ़े तो बच्चे ज़हीन होंगे। ये कौम भी दूसरी कौमों की तरह ही शादी और ब्याह करती है और शादी को काफ़ी ज़्यादा अहमियत देती है। इनका मानना है कि अगर लड़की बालिग होने के बाद शादी से पहले कोई गुनाह करती है तो इसके ज़िम्मेदार उसके माँ बाप और वालिदैन है। ये कौम भी पहले मंगनी और फिर बाकी की रस्मात पूरी करती है। यहूदी कौम भी एक से ज़ायद शादियाँ कर सकती है। इसराइल में वीकली नेशनल हॉलिडे हफ्ते के रोज़ होता है और इस दिन छुट्टी का दिन होता है। आपस में मिल बांट कर टाइम स्पेंड करते हैं। और आपको बता दूं कि इसराइल में हाई स्कूल के बाद मिलिट्री ज्वाइन कर लेते हैं। ज़्यादातर लोग मिलिट्री ज्वाइन करने के बाद 3 से 5 साल की इनकी ट्रेनिंग होती है। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि ये एक त्यौहार ऐसा मनाते हैं, हनुका कहा जाता है। इसे रोशनी का त्यौहार कहा जाता है। पूरे इसराइल में मोमबत्ती जलाई जाती है और ये त्यौहार दिसंबर में मनाया जाता है। यूनान के फौजियों को शिकस्त देने के एवज़ में इसे मनाया जाता है। यही नहीं दोस्तों आपको हैरानी होगी कि इसराइल की आर्मी दुनिया की चौथी सबसे मजबूत आर्मी है। इसराइल ने ऐसे ऐसे दफाई सिस्टम बनाए हैं जिसको लेकर दुनिया में काफ़ी खौफ रहता है। दोस्तों आपको बता दें कि अगर कोई मुल्क इस पर मिसाइल दागता है तो इसे हवा में ही उड़ा देता है। इस तरह के दफाई सिस्टम जिसे आयरन डोम कहा जाता है। दोस्तों आप सभी ने एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम तो सुना ही होगा। ये भी एक यहूदी था। इसराइल दुनिया में सबसे ज़्यादा नई नई टेक्नोलॉजी ईजाद करने वाला मुल्क है। इसके पास कई खिलाई, कई ड्रोन और कई तरह के एटमी बम इसके पास अवेलेबल है।
اور اس کے ساتھ ساتھ اس ملک میں دنیا کے کئی ریسرچ سینٹر بھی یہیں پر اسرائیل میں موجود ہے۔ یہ یہودی قوم ایک ہی بزنس میں کبھی انویسٹ نہیں کرتی، یہ الگ الگ طرح کے بزنس میں انویسٹ کرتی ہے۔ اور دوستو آپ کو بتاتے چلے کہ یہاں پر ملٹری میں کافی تعداد میں آدھے سے آدھی یہاں پر مہیلا یعنی وومنس کی شرکت ہے۔ اور آپ کو دوستو ایک بات سن کر حیرانی ہوگی، یہودی قوم اپنے مال کا 10واں حصہ نکال کر غریب یہودیوں کو مالی امداد کرتی ہے، جس سے کہ وہ نئے بزنس اسٹارٹ کر وہ بھی آگے ترقی کرے اور زیادہ سے زیادہ انویسٹ کر اپنے ملک کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرے۔ دوستو آپ کو بتاتے چلوں کہ آپ کو اس ملک میں سائیکل چلانے کو بھی ایک لائسنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس ملک میں اگر کوئی شخص سائیکل چلا رہا ہے تو اس کے پاس لائسنس کا ہونا ضروری ہے۔ اور اسرائیلی گورنمنٹ اپنے ملک کے لوگوں کو حساب سے ہی قانون بناتی ہے اور اسے توڑتی ہے۔ اور آپ کو بتاتے چلوں کہ اسرائیلی پانی سمندر کا پیتے ہیں، لیکن اسی کو سمندر کے پانی کو صاف کر کے اسی کو پیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دوسری ضروریات میں استعمال کرتے ہیں۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ انفارمیٹیو ویڈیو اچھی لگی ہوں گی، تو زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے۔ دوستو خدا حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔